दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी बातचीत ऑडियो स्ट्रिंग के जरिए सामने आई है, जिसमें अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता उमेश सिंह से बातचीत में वो ये कह रहे हैं कि मैं अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूं। इसी के साथ अब शब्दों का इस्तेमाल, और कई लोग ये मानेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल की छवि है उससे बिल्कुल विपरीत ये बातचीत उनकी सुनाई देती है, जिसमें प्रोफेसर आनंद कुमार के लिए वो अभद्र भाषा का बार बार इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये है वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन जो उमेश सिंह ने ही रिकॉर्ड किया है, और इसमें कई मुद्दों पर हालांकि अरविंद केजरीवाल बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग, जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है। हमारे में क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। सर ऐसा मत समझिए। सुनिए मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा। केजरीवाल का बातचीत है, मतलब किसी प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव को गाली देते सुनाई पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। किसी को जानकारी नहीं ना कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो तो बचपन में पिटाई भी कर देते थे, गाली गलौज भी देते थे। आपके पिताजी भी नाराज़ होते होंगे, आपसे बहुत सारी बातें करते होंगे। जब मैं एडिटर था तो मैं अपने जो साथी होते थे उन पर बहुत गुस्सा हो जाया करता था। तो अगर कोई प्राइवेट में कोई बात हुई है, उसको इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की ज़रूरत है। मैं इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र देख रहा हूँ कि जिस दिन प्रशांत जी ने सुबह ये कहा कि भाई सच आज सबके सामने आ जाएगा, उसी दिन दोपहर के वक्त राजेश गर्ग का एक स्टिंग ऑपरेशन सारे टीवी पे चलने लगता है। आज जब बातचीत टूट गई, उसी दिन अचानक फिर एक स्टिंग ऑपरेशन आ जाता है। एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, एक ऐसा कॉन्वर्सेशन जो सामने आता है और उसके आधार पे आप छवि बनाने की कोशिश। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब किया जाए, 1 मिनट, पार्टी की छवि को खराब किया जाए, और बहुत सारी शक्तियां आज ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती हैं और आम आदमी पार्टी आपकी ये बात मानी, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्सा है अरविंद योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ मैं काम ही नहीं कर सकता, कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी बना लेंगे। तो इससे तो कार्यकर्ताओं को धक्का लगा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली के 67 कैंडिडेट्स को लेकर, अपने एमएलएस को लेकर मैं दूसरी पार्टी बना लूं। आपने भी बहुत आम आदमी पार्टी को कवर किया है, आपने देखा किस तरीके चुनाव के दौरान पार्टी को हराने की कोशिश की गई। यहां तक कहा गया कि पार्टी जो है वो 20 से 22 सीट जीत जाए। लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, यही प्रशांत जी थे। शांति भूषण जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल तो अजय माकन से भी गए गुजरे हैं, उनको तो हटा देना चाहिए, योगेंद्र यादव को हटा देने। और जब पार्टी जीत गई 67 सीटें जिनमें इनका कोई योगदान नहीं है, उसके बाद अब ये पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो आदमी को गुस्सा नहीं आएगा? आप अगर अरविंद की जगह होते तो आपको गुस्सा नहीं आता? अगर कोई आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करे, आपकी पार्टी को हराने की कोशिश करे, तो गुस्सा होंगे या नहीं गुस्सा होंगे? आप इस सवाल जवाब दीजिए। जाहिर तौर पे मैं आपसे सवाल पूछना, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इससे कहीं ना कहीं एक बात ये सामने आती है कि चाहे कोशिश कुछ भी करी हो, चाहे दिखावा आप लोगों ने कुछ भी करा हो कि हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इतने गुस्से में थे कि ये सब जो बातचीत का दिखावा था वो सब ढोंग था। गुस्से में बस वो पार्टी से उन्हें बाहर ही करना चाहते थे। देखिए, अगर ये आप बता देते कितने दिन पुराना है तो भी बहुत अच्छा। 22 मार्च का है। 22 मार्च का है। और उसके बाद अगर अरविंद जी वाकई गुस्से में थे, अगर वाकई में चाहते बातचीत तो नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि जो बातचीत उसके बाद भी चली, बातचीत कल तक चली है? कल कौन सी तारीख थी? कल तो 25 तारीख थी, कल 26 तारीख थी। कल 26 2 बजे तक बातचीत हुई है।
यानी गुस्सा एक अलग चीज़ है, वो एक मानवीय पहलू है जो निजी क्षणों में आदमी गुस्सा करता है, उसका बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ा। हम बातचीत पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे, हम एक सहमति पर पहुंच चुके थे। हमने ये तय कर लिया था कि हम सारे लोग मिलकर, चाहे प्रशांत जी हो, आनंद जी, हम सब लोग मिलकर एक माफ़ीनामा करेंगे वॉलंटियर्स के और बोलेंगे हमने गलतियाँ की हैं, पार्टी की छवि खराब की हम। अगर वो गुस्से में, अगर वो नाराज़ होते, अगर वो चाहते बातचीत नहीं होती, तो आपको लगता है बातचीत? अरे सवाल का जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए, प्रशांत जी को देना चाहिए, योगेंद्र जी को देना चाहिए कि पहले पार्टी को हराने की कोशिश की गई, अब पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब सारी बात सहमति हो चुकी थी तो 4 घंटे के बाद आप सारी बातों से पलट गए और आप कहते हैं आपकी कोई बात नहीं मानी गई। आखिरी जो इल्जाम लगा रहे हैं आशुतोष, उन पर भी जवाब जरूर लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधे योगेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। सबसे पहले तो योगेंद्र जी, इस स्टिंग ऑपरेशन पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। ये स्टिंग आपने सुना? जी मैं सुन नहीं पाया, मेरे को साथियों ने बताया इसके बारे में, कुछ कहा जी न्यूज़ कुछ चला रही है, मैं सुन नहीं पाया हूं अभी तक इन सब चीज़ों। आज तक पर है, बहुत छोटा सा है, अगर आपके पास वक्त है सबसे पहले आपको सुना दें, 1 मिनट से भी कम का है। जी माफ़ कीजिए, मुझे बताया गया इसमें काफ़ी कुछ अपशब्द है, मैं सुनना नहीं चाहता, मुझे इससे बाहर रखिए, मैं तो इसमें शामिल नहीं हूं ना, मुझे क्यों आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, आशुतोष हमारे साथ लाइव थे और उनका कहना है कि सबसे पहले तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण इस सवाल का जवाब दें कि वो हमारी पार्टी के खिलाफ क्यों जा रहे थे, क्यों हमारी पार्टी को वो दिल्ली में हरवाना चाहते थे। अन्ना जी, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन हो गया है, मुझे ऐसा बताया गया था कि आप सीधा मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, मैं किसी सवाल जवाब डिस्कशन में नहीं शामिल होना चाहता। आप पूछ रही हैं, मैं इतना सिर्फ बता देता हूं, लेकिन कृपया मैं इस तू में शामिल होने नहीं आया था। मुझे बताया गया था 5 मिनट आपको मुझसे कुछ सीधे सवाल पूछने हैं। मेरा साधारण सा सवाल ये है, और मैंने बार बार कहा है, पता नहीं क्यों ये सारी बात अब उठाई जा रही है, कि अगर कोई पार्टी को हराने जैसा गंभीर अपराध करता है तो इस पार्टी में लोकपाल है, उस लोकपाल से जांच क्यों नहीं होती? जबकि मैं और प्रशांत जी लिख के कह चुके हैं कि कृपया हमारे विरुद्ध जांच करवाइए। पार्टी का सेक्रेटरी पिछले 1 महीने से उस फाइल को लोकपाल के पास क्यों नहीं भेजता? जो बार बार हम ये कपिल सिब्बल से भी पूछा करते थे, हम मनमोहन सिंह से भी पूछा करते थे कि जांच क्यों नहीं करवाते? जिस पार्टी में लोकपाल है उस पार्टी में इन सब चीजों की आवश्यकता क्या है? लोकपाल बता दे इन लोगों ने गड़बड़ की है, एकदम कान पकड़िए, बाहर निकालिए। हम आपसे ही सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ कोई और इस बहस में नहीं है। वो चूंकि पहले की बातचीत थी, वो हमने आपसे सवाल पूछा था योगेंद्र जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप और प्रशांत भूषण की निजी महत्वाकांक्षाएं इस तरह से उफान भर रही थी कि आपकी मांगों को बियॉन्ड अ पॉइंट, यानी एक सीमा से बाहर मानना मुश्किल हो गया था। इस पर आपका जवाब? अगर उस पूरी बातचीत में किसी के भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का कोई भी सवाल उठा हो तो मेरे साथी उसका प्रमाण दें, क्योंकि देखिए हमने तो, क्योंकि हमें पता था इस बातचीत में ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हमने लिख के इस बातचीत को शुरू किया था। ये 5 मुद्दे हैं, इस पे बात होगी, इससे बाहर कोई बात नहीं होगी। अगर मेरे साथियों को लगता है कि उससे बाहर बात हुई, कृपया उसका प्रमाण लाइए ना। और आप क्या कर रहे थे उससे बाहर बात करके? कोई आपको लिख के कहता है कि मैं आपसे 6 मुद्दों पे बात कर रहा हूं, उसके बाद वो 8वें 9वें मुद्दे पे बात शुरू करता है, तो आप क्यों बात करेंगे? अन्ना जी, आप ही बताइए, आप ऐसी बात करेंगी किसी के साथ? ठीक है। ये योगेंद्र जी, मुझे याद है लंबे वक्त से हम लोग आपसे बातचीत करते रहे हैं और आम आदमी पार्टी में क्या आपका योगदान है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किस तरह से आपने ज़मीन पर काम किया है। ये बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक कैसे बिगड़ गई कि अरविंद केजरीवाल इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं? देखिए अरविंद, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि पिछले काफ़ी समय से, पिछले जब से दिल्ली चुनाव समाप्त हुआ है उसके बाद से अरविंद भाई का एक ही आग्रह मुझे बार बार सुनाई देता है कि इनको पीएसी से निकालो, अगर ये रहेंगे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। निकाल दिया गया। फिर उसके बाद ये अब इनको एनई से निकालो, अगर ये रहेंगे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। जो बातचीत हुई, और मैं दरअसल बातचीत वार्ताकारों को मैं दोष नहीं देता, ऐसा नहीं है कि कोई वार्ता असफल हो जाए तो वार्ताकार का दोष होता है। दिक्कत ये थी कि वार्ताकार के तो हाथ बंधे हुए थे। वार्ताकार को सीधा मैसेज दिया गया था कि देखिए, बार बार जो मैसेज था वो बड़ा सीधा था कि या तो शराफत से इस्तीफा दे दो, नहीं तो धक्के मार के बाहर करेंगे। अब ऐसे में वार्ता क्या होगी? 2 शरीफ लोग बैठ के क्या वार्ता करेंगे जिसमें पहले से लाइन ड्रॉ कर दी गई है
कि या तो शराफत से इस्तीफा दो, नहीं तो बाहर कर देंगे। ये दिक्कत कैसे पैदा हुई, ये स्थिति कैसे आई, ये सवाल आता है। लेकिन ये बीते दिन से हुआ क्या? क्योंकि वो ये बार बार कह रहे हैं कि आपने तो माफीनामा तक दे दिया था कि हमें अफसोस है कि हमें काम करने के लिए लोगों ने चुना था, लेकिन ये तू में हम उलझ गए। क्या हुआ अचानक जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ गई? सुबह शाम रात में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, दिन में भी। ये माफीनामा वाली चीज भी मैं सुलझा देता हूं। पता नहीं कहां से हम बातें बना रहे हैं। पिछले 15-20 दिन में आप जैसा जानते हैं अंजना जी, मेरे और प्रशांत जी के विरुद्ध तमाम तरह का विश्वमन हुआ, कीचड़ उछाला गया। जब वार्ता में बैठे तो मैंने कहा, देखिए मुझे आपसे किसी व्यक्तिगत माफी की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना नहीं, सब जो हुआ है वो ये कि इस पार्टी की अवमानना हुई है। आप मुझे अपॉलॉजी मत दीजिए, आप सारे लोग मिलके, और मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगे, वोटर से माफी मांगे, समर्थक से माफी मांगे, हम सब मिलके मांगे। अब इसमें मेरा क्या दोष होगा उसको छोड़ दीजिए, मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा। और उन्होंने कहा फिर माफीनामा कैसा होगा? मैंने लिख के ड्राफ्ट बनाया कि भैया ऐसा होगा, ये है वो माफीनामा। ये माफीनामा अगर कोई व्यक्तिगत दिखता है, अगर कोई हिंदी ना पढ़ सके तो समस्या रहेगी, जो हिंदी पढ़ लेगा उसे पहली पंक्ति में पता लग जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। और मैं अपने साथियों को आज भी आमंत्रित करता हूं, कल नेशनल काउंसिल की मीटिंग है, कृपया इस माफीनामे को नेशनल काउंसिल में रखिए। मैं खड़ा होकर इसका समर्थन करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है पिछले 1 महीने में जो इस पार्टी में हुआ है, इस पार्टी का सारा नेतृत्व इस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ झुक के कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। कितना शर्मिंदा किया है, कितना जलील किया है हमने अपने कार्यकर्ताओं को। मैंने सिर्फ उस भावना को व्यक्त किया था। इसमें क्या बात चल रही है मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। ये माफीनामे के भी नाम पर कुछ छल कपट हुआ आपके साथ? मतलब ये लिखवाया गया कि ऐसा लिखते हैं, हम सबों की तरफ से होगा, लेकिन सिर्फ आपके नाम से इससे बाहर कर दिया गया? नहीं, मैं नहीं कहूंगा छल कपट हुआ। देखिए, कोई वार्ता असफल हो जाए और उसके बाद आप वार्ताकारों को छल कपट के आरोप लगाएं, ये ठीक बात नहीं है। उस वक्त बड़ी ठीक स्पिरिट में हो रहा था। मुझसे पूछा गया, योगेंद्र जी आप ही बताइए फिर माफीनामा कैसा होना चाहिए। मैंने बैठे बैठे वहीं टेबल पे लिखा और मैंने कहा कुछ ऐसी शब्दावली होनी चाहिए जिसके अंदर आप कहें तो मैं पढ़ के भी इसको सुना देता हूं। ये शब्दावली मैंने सुझाई थी और उसके बाद ये तो मैं सुन के बिल्कुल स्टंड हूं आज कि मैंने माफी मांगी। हुआ ये था कि मैंने कहा कि मुझे और प्रशांत जी को आपसे व्यक्तिगत माफी नहीं सुननी है। कोई बात नहीं, वो आप बंद कमरे में कह देना जो कहना है। बाहर जब हम घर के बाहर निकलेंगे तो हम सब मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने वॉलंटियर के साथ झुक के माफी मांगेंगे। ये मैंने प्रपोज किया था। अब इसमें क्या बुरी बात है? मैं तो समझता हूं आज भी अगर ये पार्टी दे तो थोड़ा अच्छा काम होगा। लेकिन वो तो ये इल्जाम लगाते हैं कि आप मीटिंग में कुछ और बाहर मीडिया के सामने आकर कुछ और कहते हैं। लगातार ये कहना आशीष खेतान का, तमाम लोगों का। मैंने सुनी ये सारी बातें। मेरा दो ही कहना है, आप तो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ प्रमाण ले आइए ना आप इस सारी चीज का कि हम अंदर कुछ और बात करते थे। दूसरा ये कि अगर अंदर हम कुछ और बात करते थे तो पहली मीटिंग के बाद आपने बातचीत जारी क्यों रखी? खत्म कर देते ना, कहते ना कि चोर है। मुझे स्पष्ट याद है, और अगर इनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी बाकी है तो वो याद बताएंगे कि मैंने पहली मीटिंग में कुमार विश्वास भाई ने आते ही मेरे घर में कहा था, आशीष खेतान और कुमार विश्वास दोनों ने, योगेंद्र जी हरियाणा का चार्ज आपको मिलना चाहिए, हमारी राय है आपको हरियाणा में स्वतंत्र चार्ज मिलना चाहिए। मैंने तभी कहा भाई रुक जाओ, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं आपको चिट्ठियां लिखूं सिद्धांतों के बारे में, वो तो यही कहते हैं कि हरियाणा को लेकर कमरे के अंदर बंद बातें करो। लेकिन आप योगेंद्र जी वो सबसे ज्यादा यही कहते हैं कि हरियाणा में आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का आप ही चेहरा हो, नवीन जयहिंद को दिल्ली बुला दिया जाए और सिर्फ आप हो और चुनाव आपको वहां लड़ने दिया जाए। यही मेन महत्वाकांक्षा आपकी बता रहे हैं वो लोग। मैं चाहता हूं अगर उनमें से कोई साथी मेरे सामने बैठ के आंखों में आंख डाल के बात बोले मेरे सामने। हकीकत ये है, हर बार उन्होंने कहा योगेंद्र जी आपको, आशीष खेतान ने, योगेंद्र जी मेरी मान्यता है आपको नवीन मुक्त हरियाणा मिलना चाहिए। मैंने कहा भाई रुक जाओ, मैं इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहता। ये मुद्दा हमारे पॉइंटों में नहीं है, मैं पॉइंट से बाहर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और मैंने ये भी कहा था, अंजना जी पूछ लीजिएगा आप इनको, कैमरा ऑफ करवा के पूछिएगा। मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको चिट्ठियां तो लिखूं सिद्धांतों की और फिर कमरे में बंद होकर हरियाणा के बारे में बात करूं तो मुझे जूते पड़ने चाहिए ऐसे आदमी को। मैंने ये कहा था, पूछ लीजिएगा, कैमरा ऑफ करके पूछिएगा। दिक्कत है आज उनको स्वीकार करने में, कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे योगेंद्र यादव जी, ठीक है आप अरविंद केजरीवाल के अपशब्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इसका हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन इसी बातचीत में वो ये कहते हैं कि आप तमाम लोग काले दिल के हैं,
उनके साथ जो ग्रुप है उनकी क्षमता कम जरूर है, लेकिन उनके दिल साफ हैं और वो सभी ईमानदार लोग हैं। इस पर आपकी टिप्पणी? मेरे पार्टी के सहयोगी हैं, मैं उन्हें दिल साफ और ईमानदार ही मानूंगा। मैं उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन काले दिल का वो करार दे रहे हैं आपको। कोई बात नहीं, घर परिवार है, अंदर बात हो रही थी, कोई सड़क पे तो नहीं बोल रहे थे, सार्वजनिक तो नहीं बोल रहे थे ना। वो बोली जाती हैं ऐसी बातें। अरविंद ने पिछले साल कहा था कि मेरे बड़े भाई हैं, मुझे थप्पड़ भी मार दें तो मुझे कबूल है। मैं इतना कह सकता हूं, मेरा छोटा भाई है, अगर कुछ मेरे बारे में बोल दिया तो क्या बड़ी बात है, छोड़ो ना इस बात को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। योगेंद्र यादव जी एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहे थे आज तक से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरह के निजी आरोप उन्होंने लगाए भी हैं तो ये उनकी पर्सनल बातचीत में हो रहा था, उसकी मैं अनदेखी करना चाहूंगा, लेकिन सिरे से खारिज करते हुए उन तमाम आरोपों को जो आम आदमी पार्टी की तरफ से उन पर लगाया जा रहा है, माफीनामे पर भी कह रहे हैं कि मुझसे टेबल पर लिखाया गया था लेकिन बाद में मेरे नाम से आगे कर दिया गया। जरा आपको एक बार फिर से वो ऑडियो स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं। ऑडियो स्टिंग, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उमेश सिंह कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं बातचीत, खुद सुनिए। लेकिन ये है कि सर आखिर आप बाहर रहेंगे तो चीजें कैसे होंगी, आप खुद ही तो बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। अब तो सर चीजें कहाँ तक पहुंची हैं ये कुछ आइडिया नहीं मुझे लग पा रहा है, लेकिन ये है कि मैं एक चीज बस जानता हूं कि आप में वो कैपेबिलिटी है। मैं देख रहा था कि आप नेक्स्ट बड़ा काम कर सकते हो, और ये भी देख रहा था कि उसमें कुछ लोगों की महती भूमिका आपके साथ हो सकती है, वो योगेंद्र, प्रशांत, आनंद, सारे लोगों की, और सब लोग आपको नेता मानते हैं, इसमें भी मैंने कभी कोई दो राय नहीं पाया। दूसरी टीम मैं ये मानता हूं कि उन लोगों के कंपैरिजन में उतनी इफिशिएंट तो नहीं दिख रही है। अब ये है कि आप, और लीडर का मतलब होता है कि वो विभिन्न धारा के लोगों को एक साथ खींच के आकर्षित करके अपने साथ लेके चल दे। अगर ये चीज डेवलप है और ये आपने कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस देश में वैक्यूम है। मोदी के बस की चीज नहीं है, उसे आपने दिल्ली में हरा के दिखा दिया। आप उससे बड़े नेता बन के उभर सकते हो। जहां तक चुनाव या संगठन विस्तार की बात है, ये सब चीजें जब वहां जिस राज्य में चुनाव घोषित हो उस समय तय की जाए। और आप भरोसा रखो, मैं उन लोगों से भी मिलता हूं, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद को रिप्लेस करके हमें लीडर बनना है। अरविंद को आगे करके वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और कुछ चीजों में मैं ये मानता हूं कि प्रशांत जी की जिद रहती है कि भाई और ये चीजें हैं तो ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि आप इस लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रशांत जी को कैसे मैनेज कर लेते रहे हो, तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बहुत अच्छा। लेकिन ये है कि बस अब आपको अलग रखे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप अपने को इन्वॉल्व करिए सर प्लीज। और मैंने कई बार आपसे कहा, मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है। हमारे में क्षमता कम हो सकती है लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। सर ऐसा मत समझिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 MLA लेके अलग हो जाऊंगा।
आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं आम आदमी प्लीज पार्टी। देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो, उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा तो हूँ। फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है। सॉरी सर अगर मेरी बात। ये पूरी बातचीत आपने सुन ली है। प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, ये बातचीत, ये ऑडियो टेप आपने सुन लिया है, क्योंकि ऑडियो स्टिंग में आपके लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। किसी तकनीकी खराबी की वजह से, सर एक सेकंड आपको रोक रही हूं, किसी तकनीकी खराबी की वजह से हालांकि आपको बोलते हुए हम देख पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये जो भी टेक्निकल दिक्कत है उसको फौरन ठीक कर रहे हैं सर, आप प्लीज बने रहें हमारे साथ। उससे पहले एक बार फिर से आपको सुनाते हैं इस ऑडियो स्टिंग में जो विवादित हिस्सा है, एक बार छोटा सा वो हिस्सा आपको सुनाते हैं। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि आप इस लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रशांत जी को कैसे मैनेज कर लेते रहे हो, तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बहुत अच्छा। लेकिन यह है कि बस अब आपको अलग रखे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप अपने को इन्वॉल्व करिए सर प्लीज। और मैंने कई बार आपसे कहा, मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टिसिपेट, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? तो सुन लिया आपने ये बातचीत। प्रोफेसर आनंद कुमार की हमारी आवाज अब उनकी हमारे तक पहुंच रही है। सीधे चलते हैं आप ही के पास। प्रोफेसर आनंद कुमार साहब, आपके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, क्या कहेंगे? इस पर क्या कहा जा सकता है, इस पर चुप रहना ही ठीक है। उस स्तर तक उतरना बहुत मुश्किल है। मेरी कुछ मर्यादा है, मेरे कुछ संस्कार हैं। मेरा 45 साल का सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, जो हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के अनुशासन में शुरू किया था। मुझे जयप्रकाश जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था। मुझे चंद्रशेखर जी अपना विश्वास पात्र और राजनारायण जी अपना अनुयायी मानते थे। मैं इस पे क्या कह सकता हूं? बहुत टूटे हुए लग रहे हैं आप ये सब देखकर, सुनकर। नहीं, टूटा तो नहीं हूं, टूटने के लिए अभी वो प्रहार होना बाकी है। लेकिन हाँ, स्तब्ध हूं, शर्मिंदा हूं और अपराधी महसूस कर रहा हूं। मैं तो इतना ही कहूंगा, किसका अपराधी? ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। जो भी सार्वजनिक जीवन में है, उनसे समाज कुछ अपेक्षा करता है। ये नुक्कड़ छाप भाषा किसी को शोभा नहीं देती है, किसी का हित नहीं करती है, और बोलने वाले को तो सचमुच हर तरह से लांछित करती है। मैं इस स्तर पर उतर नहीं सकता और मेरे लिए इस बयान का कोई मतलब नहीं है। जो मुझे जानते हैं वो मेरी जीवन यात्रा को खुली किताब की तरह से जानते हैं और उनको इस बयान से जरूर अप्रत्याशित भावनाएं महसूस हुई होंगी। आपने कुछ देर पहले कहा अपने आप को अपराधी महसूस करता हूं, किसका अपराधी? मैं उन तमाम साथियों का अपराधी महसूस करता हूं जिनको मैंने अपने अन्य सहयोगियों के भरोसे से ये
सपना देखने का आह्वान किया था कि ये देश बदलने के लिए कुछ अच्छे लोग आए हैं, उनके बीच में एक भाईचारा है, सहयोग है, दूर तक चलने की क्षमता है, निस्वार्थ हैं और बड़े विनम्र हैं। उनको अहंकार छू नहीं गया है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सारी समझ अधूरी थी, गलत थी। लेकिन प्रोफेसर और इसलिए आनंद कुमार जी, ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का पूरा सिलसिला चला है। आज भी जिस तरह से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, नहीं लगा। और सर आज आप कह रहे थे मुगल शासनकाल के रुचि बराबर है ये अरविंद केजरीवाल का राज। इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है और मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं 26 फरवरी से संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी निभा रहा हूं और मैं जानता हूं कि इसकी एक कीमत होती है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रशांत जी और योगेंद्र जी को कि उन्होंने हमारे बारे में इससे मिलता जुलता कोई प्रमाण पत्र नहीं बांट दिया, क्योंकि जो संवाद बनाता है उसको हर कीमत पर अपने आत्मसम्मान को भी गिरवी रख करके काम करना पड़ता है। और आम आदमी पार्टी की एकता को बचाने के लिए मैं किसी भी दूरी तक जाने को तैयार हूं। ये उलझता मामला यहां तक कैसे धरातल पर गिर गया कि अरविंद केजरीवाल ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों के लिए? प्रोफेसर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन तो पा रहा हूं, लेकिन आपकी बातों का हमारे पास कोई जवाब इस समय नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मेरे पास शब्दों की कमी हो गई है। आपको जब कुछ अप्रत्याशित दिखाई सुनाई पड़ता है तो आपका दिमाग आपसे ही बहुत सारे सवाल पूछता है। इसमें फिर बाहर के सवालों के लिए अवकाश नहीं बच पाता है। मैं समझ सकती हूं आप जो कह रहे हैं उसको, और हमारे दर्शक भी समझ पा रहे होंगे। बहुत आसान नहीं है जिस तरह की परिस्थितियों को आप इस वक्त झेल रहे हैं। ये आप तो बातचीत कराने गए थे, सुलझाने गए थे मामले को, बीच में इतना मामला कैसे बिगड़ गया कि आप ही विलन बन गए? अब आप जानती हैं, इस बयान को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि बात कहां जाके रुक जाती थी। सब लोग पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। घंटों घंटों बात हुई, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। मित्र भाव के अंतिम छोर तक सब लोग पहुंच चुके थे। रात के 3-3 बजे तक बातें हुई, लेकिन ताली दोनों हाथ से ही बजती है। ये सब अब ये लगता है साफ कि एक तरफा प्रयास था, लेकिन फिर भी उम्मीद तो मरती नहीं है। देश इतना अभागा नहीं है। वैकल्पिक राजनीति की जो जरूरत है वो सबकी आंख के आगे है। दिल्ली चुनाव से आपने देख ही लिया कि लोग किस तरह से हर दायरे से ऊपर उठ करके एक स्वराज का सपना लेके चलने वालों की जमात को, अनाम उम्मीदवारों को भी हजारों हजार वोट से जिता सकते हैं। तो वोट का मामला तो सुलझ गया है, लेकिन संगठन का सवाल है। चुनाव तो 5 साल में एक दिन होता है, बाकी 4 साल 11 महीने 29 दिन की व्यवस्था, आचरण, जिम्मेदारियां, आचार संहिता, ये सब होना बाकी है। प्रोफेसर साहब, आज जो आप कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी आपको जानते हैं कि कैसे आप जुड़े रहे हैं। एक थिंक टैंक के रूप में आपने हमेशा काम किया, अलग अलग नेताओं के साथ काम किया, जैसा कि आप बता रहे थे। जब आप लोहिया साहब को जितना करीब से देखा या जाना आपने, और उस मापदंड पे जब आप अरविंद केजरीवाल को आज आंकते हैं एक नेता के रूप में, तो कहां पाते हैं उन्हें? छोड़ दीजिए, इस बात को छोड़ दीजिए। इसके लिए तो जो सुनेगा वही हंसेगा और हमारे जैसा रोएगा। क्यों रोएगा? ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। क्यों रोएगा? इतने करीब से अरविंद केजरीवाल में ऐसी क्या दिक्कत है? छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, वो मेरी चर्चा के दायरे के बाहर हो चुका है। चलिए ठीक है, उन पर, उनकी शख्सियत पर और उसके इर्द गिर्द कोई बहस हम ना करें, लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके कामकाज करने के तरीके पर जो असर हो रहा है, क्योंकि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि मुगल शासनकाल की तरफ
ये वक्त इस वक्त कट रहा है? नहीं, एक थकान सी है। मैंने आज ही लिखा है जनसत्ता में, हमारा जनतंत्र रुकते चलते आज जिस मोड़ पर पहुंचा है, वहां पर संसदीय राजनीति करने वाली पार्टियां येन केन प्रकारेण काले धन की ताकतों की जेब में जाके बैठती हैं और जितना चुनाव का खर्चा है और चुनाव का जो व्याकरण है और चुनाव का जो सिलसिला है, लोकसभा से शुरू होता है, विधानसभा, फिर म्युनिसिपैलिटी, फिर गांव पंचायत, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा। नेता का दम फूल जाता है पैसा जुटाते जुटाते और वोटर का मन टूट जाता है हर चुनाव में धोखे खाते खाते। और जो सहभागी लोकतंत्र की तलाश है, जो आजादी के आंदोलन का सपना था जी, जो जयप्रकाश आंदोलन का वायदा था जी जी, उधर जाने की जरूरत अब हमारी पीढ़ी से आगे आज की जो पीढ़ी है, मोबाइल वाली, लैपटॉप वाली, ग्लोबल इंडिया वाली, उसने लगाम अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, और हमारे जैसे ये महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं कि शायद आपका निशाना ट्विटर से लेकर तमाम ऐसे जो अब अलग अलग तरीके हो गए जिसमें लोग अब अपनी बातों को रखते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं।